हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर से पहले हमने लास्ट लेक्चर में गवर्नर देखा था, उससे पहले हमने प्रेसिडेंट देखा था। तो मैं एक बार फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक साथ पढ़िए। पहले पढ़िए प्रेसिडेंट, फिर पढ़िए गवर्नर, और उसके बाद में दोनों के कंपैरेटिव एनालिसिस करके पढ़िए। और फिर कोई डाउट होता है तो आप डाउट्स के लिए मैंने बता दिया है कि या ये तो व्हाट्सएप पे कर दीजिए या फिर यही कमेंट में पूछ लीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हैं। ठीक है। और कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए इसलिए कह रहा हूँ मैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उससे आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी काफी हेल्प मिलेगी और चीजें और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी कि क्या पावर्स प्रेसिडेंट के पास है, क्या पावर्स गवर्नर के पास है, कौन सी पावर गवर्नर के पास नहीं है, कौन सी पावर प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझने में थोड़ी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप उम्मीद है कि आप वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है। या फिर अगर आपके पास कोई और तरीका है पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप इस तरह पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अब मूव ऑन करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के पे। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर को हिंदी भाषा में अगर बोले तो राज्य विधानमंडल कहेंगे। ठीक है। ये एक काफी इम्पोर्टेंट संगठन है जो राज्यों के लिए कानून बनाने में, सरकार की निगरानी करने और लोकतंत्र को मजबूती देने का काम करता है। और आपको जैसे पता होगा, इंडिया फेडरल सिस्टम पे चलता है। इंडिया में फेडरलिज्म है। ठीक है। जिसमें दो तरह की सरकारें हैं। पहली है केंद्र सरकार, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। और दूसरी है राज्य सरकार, जो अपने राज्य के लिए कानून बनाती है, उसे स्टेट स्पेसिफिक लॉज बनाती है। ठीक है। तो राज्यों में जो कानून बनाने की शक्ति होती है उसे स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, जिसके पास वो शक्ति होती है। ठीक है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को थोड़ा समझते हैं सही तरीके से। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो तीन चीजें कंसिस्ट कर मिलकर बनाती हैं। पहला है गवर्नर, दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली, और तीसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे पार्लियामेंट जो है वो भी तीन चीजों से कंस्टिट्यूट करती थी पार्लियामेंट। एक प्रेसिडेंट, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। अगर आपको याद होगा पार्लियामेंट का लेक्चर जो मैंने समझाया था, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर जो है तीन चीजें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नर यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट वहां क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि उसके साइन के बगैर कोई भी लॉ जो बिल जो है वो लॉ नहीं बनता था, एक्ट नहीं बनता था। वैसे ही यहाँ पे भी गवर्नर के साइन के बगैर कोई भी बिल जो है स्टेट में वो लॉ नहीं बन सकता। कोई भी बिल जो है स्टेट का वो एक्ट नहीं बन सकता। इसलिए गवर्नर की जरूरी है, गवर्नर गवर्नर का होना जरूरी है। इसलिए वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। ठीक है। अच्छा, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद। ये जो विधान परिषद है वो सारे स्टेट्स में नहीं है, इंडिया में कुछ ही स्टेट्स में है, और वो 6 स्टेट्स ही हैं जिनमें भारत में अभी विधान परिषद है। ठीक है। उन 6 स्टेट्स के नाम इस तरह हैं, मैं बता दे रहा हूँ, आप ध्यान रखना। वैसे पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए जान जाओ। आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, बिहार में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है। इन स्टेट से जो बंदे बच्चे आ रहे होंगे, जो कैंडिडेट्स आ रहे होंगे, जो एस्पिरेंट्स आ रहे होंगे, उनको पता होगा उनके स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। इनके अलावा जो और स्टेट से हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको उनके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में बस 6 ही जगह स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है। और बाकी आपके स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और जो यूनियन टेरिटरीज से आ रहे हैं उनमें बस दिल्ली और पुडुचेरी के पास है ऐसा व्यवस्था। बाकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती होगी आपका। ठीक है। और ये जो लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर, इसके बारे में आर्टिकल 168 से 212 के पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया हुआ है। ठीक है। और इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट लेजिस्लेचर का ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कंपोजिशन, उसके ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन तक चलेगी, कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे, उसके प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे, प्रिविलेजेस क्या होंगे, वो एमएलएस के, एमएलसीज के। एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं उनको एमएलसी कहते हैं, और एमएलए होते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। इनके प्रिविलेजेस क्या क्या होंगे, इनके पावर्स क्या क्या होंगी, और भी बहुत सारी चीजें स्टेट लेजिस्लेचर की, वो आर्टिकल 168 से 212 के में पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है। फिर देखो, स्टेट लेजिस्लेचर दो तरह के होते हैं। मतलब ये एक तो हो गया यूनिकैमरल, जिसमें एक सदस्यीय होते हैं, जैसे राजस्थान की, एमपी की, ओडिशा की, जिसमें सिर्फ लेजिस्लेचर असेंबली होती है, जिसमें सिर्फ एमएलए चुने जाते हैं। और बाई कैमरल, जैसे ये 6 स्टेट जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें है वो बाई कैमरल हो गए। ठीक है। जिसमें दोनों सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है।
और ज्यादातर स्टेट्स में यूनिकैमरल ही होता है। और कुछ ही, क्योंकि लेजिस्लेचर मेंटेन करना, जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर मेंटेन करना, वो काफी कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे स्टेट्स नहीं इसको मेंटेन करते हैं, बस कुछ ही स्टेट्स इसको मेंटेन करते हैं। और उसके बाद में फिर हम देखते हैं अगला टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आर्टिकल 170 के अंतर्गत आता है। ठीक है। विधानसभा जो है एक डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। आप लोग देखते होंगे जब आप लोग के स्टेट में भी जब इलेक्शंस होते हैं, जैसे अभी दिल्ली के इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें एमएलए डायरेक्टली इलेक्ट हुए थे, पीपल ही, लोग, वहाँ के लोकल लोग ही इलेक्ट कर रहे थे। ठीक है। यूपी के जो लोग रहे होंगे उनको याद होगा, 2022 में यहाँ पे लोकल इलेक्शन, मतलब स्टेट लेवल पे इलेक्शंस हुए थे। ठीक। फिर जिन जो राजस्थान के होंगे उनको याद होगा, 2023 में उनके यहाँ इलेक्शंस हुए थे। हरियाणा के भी फिर इलेक्शंस हुए थे, फिर ऐसे कर्नाटका में भी इलेक्शंस हुए थे। ठीक है। जो बंगाल के होंगे 2021 में, उनको याद होगा, उनके यहाँ इलेक्शंस हुए थे। तो ऐसे ही लोग, जो विधानसभा होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, यानी राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है वो, जो स्टेट के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। इनके सदस्यों की संख्या जो होती है, कम से कम मिनिमम 60 होनी चाहिए और मैक्सिमम 500, ये निर्धारित है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। और लेकिन कुछ छोटे स्टेट्स भी हैं जिनमें सदस्य कम होते हैं, जैसे सिक्किम, उसमें 32 ही सदस्य हैं, गोवा में 40 ही हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर जो है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन गवर्नर चाहे तो विधानसभा को डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है। ठीक है। और एक और चीज है कि इसमें पहले नॉमिनेशन होता था मेंबर्स का, इसमें भी एक मेंबर नॉमिनेट होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया, जिससे पार्लियामेंट में भी नॉमिनेशन जो लोकसभा का था वो हटा दिया गया, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पे भी नॉमिनेशन हटा दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पे भी अब कोई मेंबर नॉमिनेट नहीं होते, सारे इलेक्ट होकर के ही आते हैं। और विधानसभा का मेन काम क्या है? देखो, विधानसभा का मेन काम है राज्य के लिए नए नए कानून बनाना, राज्य के सरकार पर नजर रखना और बजट को अप्रूव करना। वही जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा का काम होता है, लोकसभा का काम होता है वैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों नए कानून बनाती है, दोनों कानून बनाती है वैसे। लेकिन यहाँ पे जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली ही नए कानून बनाती है, तो इसलिए उसका मेन काम होता है कानून बनाना। ठीक है। और सरकार पर नजर रखना भी, जैसे लोकसभा सरकार पर नजर रखती है, अलग अलग उसके पावर्स होते हैं, जैसे कट मोशन हुआ, पॉलिसी कट मोशन हुआ। ठीक है। कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, फिर प्रिविलेज मोशन ले आई, फिर मोशन ऑफ थैंक्स को रिजेक्ट करके, ये सब तरीके होते हैं सरकार पे कंट्रोल रखने के लोकसभा में। वैसे ही जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इनके पास ही ये सब मोशंस और ये सब पावर्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे पावर्स होते हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल्स में और फिर में मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है। तो जिसकी वजह, जिससे वो सरकार पे नजर रखती है, सरकार पे कंट्रोल बनाए रखती है। ठीक है। बजट को अप्रूव करने की ताकत भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही होती है। अच्छा, एक और चीज इसमें, जो रिजर्वेशन भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हर असेंबली में, हर असेंबली में हर स्टेट में होता है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन रेशियो। अच्छा, ये रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया जो है, ये जैसे एस के लिए अलग है, एसटीज के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है। तो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं है, एज मतलब इसके लिए लोक, सॉरी, विधानसभा के लिए कोई ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया नहीं, लेकिन हाँ एससी एसटी इन लोगों के लिए है। ठीक है। ओबीसी के लिए भी नहीं है, आई एम सॉरी, इनके लिए है। ठीक है। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल पे आते हैं, आर्टिकल 171 में दिया हुआ है। और ये जो आर्टिकल्स है इसको याद रख लेना, याद रखना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि पूछ सकता है इससे सवाल। यूपीएससी में नहीं पूछेगा, जो स्टेट स्पेसिफिक दे रहे हैं उनसे पूछ सकता है, तो चांसेस हैं इसके पूछने के। ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये एक परमानेंट हाउस होता है, जैसे राज्यसभा आपके सेंट्रल में परमानेंट हाउस होता है जो डिसॉल्व कभी नहीं होता, वैसे ही स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी परमानेंट हाउस होता है। ठीक है। इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है विधानसभा के टोटल नंबर्स के 1/3 के बराबर होती है। जैसे अगर मान लो विधानसभा में आपके 180 सदस्य हैं, तो आपके इसमें सदस्यों की संख्या 60 ही रहेगी। ठीक। विधान परिषद में मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है? इसमें देखो, इसमें मेंबर्स का इलेक्शन का एक तरीका है, 1/3 विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 नगर निगम और ग्राम पंचायत के मेंबर्स चुनते हैं, फिर 1/12 जो होते हैं मेंबर्स वो टीचर्स द्वारा चुने जाते हैं, और 1/12 जो है ग्रेजुएट्स द्वारा चुने जाते हैं। बचे हुए गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं,
जो स्पेशल जिन्होंने स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया हो आर्ट में, साइंस में, लिटरेचर में, सोशल वर्क में, ठीक है। ये इस तरह चुन करके इस तरह इनके विधान परिषद के मेंबर्स चुने जाते हैं। ठीक। विधान परिषद का मेन काम क्या है? देखो, विधान परिषद का मेन काम होता है कि कानून बनाने में विधानसभा की हेल्प करना, क्योंकि ये एक मैच्योर और स्टेबल पर्सपेक्टिव देती है। क्योंकि यहाँ पे जो जो नॉमिनेट के गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं स्पेशल कंट्रीब्यूशन आर्ट, साइंस, लिटरेचर से दिए हुए लोग, जिनके पास इनकी इन फील्ड्स के बारे में अच्छी नॉलेज होती है, ठीक है। ग्रेजुएट्स भी आते हैं, तो उनके पास भी अच्छी नॉलेज होती, ठीक ठाक नॉलेज होती है। फिर टीचर्स आते हैं, उनके पास भी अच्छा खासा नॉलेज होता है, ठीक है। तो ये सब स्पेशल पर्सपेक्टिव, ये हर अपने फील्ड में इनका पर्सपेक्टिव ठीक ठाक होता है और अच्छे, मतलब इनके थॉट प्रोसेस थोड़ा सही रहता है, तो एक मैच्योरिटी रहती है, ठीक है। एक स्टेबल पर्सपेक्टिव देते हैं, तो इसलिए इनकी जरूरत पड़ती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है। और फिर राज्य सरकार की पॉलिसीज पर भी विचार करने में ये काफी हेल्प करते हैं। तो इसलिए विधान परिषद का ये काम होता है मेनली, ठीक है। तो ये आर्टिकल 171 में मेंशन्ड है। देखो अब इसमें एक मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, ये टेबल देख लो एक बार। देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच की डिफरेंस इसका। देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली का नॉर्मल टर्म 5 साल का होता है, जब से पहला सेशन से लेकर के उसके 5 साल तक, ठीक है। उसके पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा, लेकिन नॉर्मली अगर ना डिसॉल्व किया जाए, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, ठीक है, अगर नॉर्मल टाइम्स में इनके 5 साल के टर्म रहता है। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो परमानेंट बॉडी होती है, जैसे राज्यसभा सेंट्रल परमानेंट बॉडी है, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल उन 6 स्टेट्स में परमानेंट बॉडी है, ठीक है। उसके बाद फिर लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर कभी डिसॉल्व कर सकते हैं, और इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है 1/3 ऑफ द मेंबर्स हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। और वैकेंसी जो होती है, वो जो 1/3 रिटायर होंगे, वो जो फिर जो 1/3 की वैकेंसी होगी, और अगले जो थर्ड ईयर बिगनिंग होगा, उसके फर्स्ट ईयर, मतलब उसी साल भर, मतलब इलेक्शन होता है उसी साल में, ये नए मेंबर्स चुने जाते हैं। और इसके जो मेंबर्स हैं, एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार आपने एमएलसी हो गए फिर दोबारा नहीं हो सकते। अब एनी नंबर ऑफ टाइम्स दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट भी। और इमरजेंसी के टाइम में, जैसे लोकसभा के पास होता है कि इमरजेंसी के टाइम में इसका भी ड्यूरेशन जो है, इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम, बट 6 महीने से ज्यादा नहीं, अब जब एक बार इमरजेंसी रिवोक हो जाए तब, ठीक है। और इसमें जो है हर मेंबर का टर्म 6 साल का होता है, और मेंबर कैन बी री इलेक्टेड और रीनोमिनेटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ये तो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये मेन इसके बीच का डिफरेंसेस है, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद रख सकते तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को उतना पूछता भी नहीं, आज तक तो बहुत कम ही पूछा है। लेजिस्लेटिव असेंबली का आप याद रखो लेकिन, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन क्या है मेंबर्स की? देखो, सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन तो किसी भी उसके लिए है, किसी मेंबर बनने के लिए, चाहे लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, एमएलसी हो, एमएलए हो, उसके लिए सबसे बड़ी जो क्वालिफिकेशन है वो रहनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया रहना चाहिए, ठीक है। फिर 25 साल से अबव होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। लोकसभा के लिए भी सेम ईयर है, याद रखना। लोकसभा में अगर आपको एमपी बनना है तो उसके लिए 25 साल से अबव रहना चाहिए, और 30 साल या अबव लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और यही सेम की चीज राज्यसभा में भी है, वहां पे भी 30 साल या उससे अबव होना चाहिए राज्यसभा में आपको एमपी बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर और भी जो कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, जो जैसे पार्लियामेंट टाइम टू टाइम प्रेस्क्राइब करे वो, और कुछ क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, इसके बारे में मैं डिटेल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप उसको पढ़ लेना, क्योंकि आपको हेल्प करेगा उसमें एलिमिनेशन में, ठीक है। तो इसीलिए उसको पढ़ना, आप पढ़ोगे या आप उसको इग्नोर मत करना। कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ ही सकते हो। फिर इसके बाद जो है, इसके बाद मैं कुछ पावर्स एंड फंक्शन पावर्स बता दे रहा हूँ इसके, ठीक है। पावर्स क्या क्या होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के? विधान मंडल के मुख्य काम ये होते हैं। देखो, एक तो लेजिस्लेटिव फंक्शन होता है कानून बनाना, ये तो आपको पता ही होगा। राज्यसभा के सब्जेक्ट्स पर कानून बनाते हैं, जैसे पुलिस हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, हेल्थ हुआ, वाटर हुआ, एजुकेशन हुआ, इन सब पे कानून बनाने का हक राज्यसभा का ही होता है। लेजिस्लेटिव एमएलए का ही होता है, विधानसभा का ही होता है। फिर उसके फिर कुछ कुछ कॉन्करेंट लिस्ट पे भी ये कानून बना सकते हैं। ये मैंने बताया था आपको उस समय, जब पार्लियामेंट पढ़ा था, कि स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट तो लॉ बनाती है, और सेंट्रल लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है यूनियन लिस्ट पे। और जो कॉन्करेंट लिस्ट में है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है। और अगर कॉन्फ्लिक्टिंग हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर।
ठीक है। फिर अगली पावर जो होती है इसके स्टेट लेजिस्लेचर की, वो फाइनेंशियल पावर। ठीक है, जैसे राज्य का बजट पास करना, नए टैक्स लगाने या टैक्स बढ़ाने की अनुमति देना, फिर राज्य के खर्चे पर नजर रखना, राज्य के इनकम पर नजर रखना। ठीक है, ये सब काम इसके फाइनेंशियल पावर्स में आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। फिर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल यानी राज्य की पॉलिसीज पर और डिसीजंस पर उसका नियंत्रण रखना। ठीक है, जैसे वो किस तरह के डिसीजंस दे रही है, गलत डिसीजन दे रही है तो उस पर सवाल उठाना, सीएम और मंत्रियों से जवाब मांगना, जैसे पार्लियामेंट में, लोकसभा में एमपीज करते हैं। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सरकार को गिराना। तो इसकी जो मेन पावर्स, जितने भी पावर्स होते हैं वो सारे पावर्स आपको सिमिलर मिलेंगे जो लोकसभा में। ठीक है, कम बस इनका स्कोप चेंज होता है। वो लोकसभा का जो स्कोप है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर का उस स्टेट स्पेसिफिक में है। इसीलिए मैंने इसमें डिटेल नहीं दिया है। अगर आपने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा है मेरे लेक्चर का, या फिर लक्ष्मीकांत का भी, तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो जैसे मैंने बताया, आप पूछ सकते हो। तो ये तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल की बात हो गई। फिर जुडिशियल पावर्स भी होती है। जुडिशियल पावर्स होती है कि राज्य के गवर्नर को या मंत्रियों के खिलाफ अगर इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू करने का इसके पास पावर होता है। गवर्नर के खिलाफ भी इसके पास पावर होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करने का। ठीक है, हालांकि गवर्नर जो होता है वो सेंट्रल का एजेंट होता है, लेकिन ये स्टेट इम्पीच कर सकते हैं उसके उसको। ठीक है, फिर विधानसभा, विधान परिषद में अपनी सीट के किसी मेंबर को निकाल भी सकते हैं अगर वो मिसकंडक्ट कर रहा हो कोई किसी तरह का। ठीक है, उसका फिर इसमें भी ये जो बिल आता है वो लॉ कैसे बनता है उसका सेम प्रक्रिया है कि ऑर्डिनरी बिल कैसे बनता है। फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, फिर थर्ड रीडिंग होती है, फिर क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए जाता है वो। फिर सॉरी, प्रेसिडेंट कह रहे हैं, गवर्नर के असेंट के लिए जाता है। अगर गवर्नर को लगता है कि नहीं बिल सही है तो वो अप्रूव कर देता है। अगर गवर्नर को लगता है कि नहीं इस बिल को वापस देना चाहिए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट पे विचार करे, तो वो बिल को वापस कर देता है। अगर गवर्नर को लगता है कि नहीं इसको अपने हम इस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते, इस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिसीजन लेना जरूरी है, क्योंकि ये बिल जो है वो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री पे डिपेंड करता है, तो फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के लिए उस बिल को भेज देते हैं। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर डिसीजन लेते हैं कि बिल को क्या करना है, पास करना है। कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो हैं वो तो सेम वही चीज है कि क्या कहते हैं, या तो बिल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, साइन करके भेज देंगे वापस कि हाँ ठीक है, या फिर उसको मॉडिफिकेशन के लिए दे सकते हैं, या फिर अपने पास बिल को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर्स होते हैं गवर्नर के पास होती है ये पावर रिगार्डिंग अन ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात है, तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास रिगार्डिंग कोई पावर होती ही नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत भी करे या फिर उसको उस पर कोई कुछ करे भी, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव पावर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है नहीं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए। बाकी इस पे कोई क्वेश्चन आता है तो अगर आपको कुछ लगता है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली मैं आपका सुप्रीम कोर्ट ही करूंगा। अगर आप पढ़ के आ सकते हो तो पढ़ लेना उसको। ठीक है, ताकि समझने में आपको और आसानी हो जाए। और फिर तो खत्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जय हिंद।